डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। सबके हो गए अभी प्रिपेयर। चलो अभी L2 प्रेशर परत एकदा फोर्स अपॉन एरिया -2. Excellent, very good. Sit down. Shruti. फक्त फॉर्म क्वांटिटी आणि डायमेन्शन एवढं सांगितलं तरी चालेल. एरिया L2, व्हॉल्यूम स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स वर्क जूल L2 न्यूटन चार्ज पोटेंशियल प्रेशर L-1 M1 T-2 काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वेरी गुड एक्सेलेंट सिट डाउन हिमांशु हो गए स्टैंड अप एरिया वॉल्यूम L3 L3 स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स 2 वर्क वेरी गुड काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी L2 प्रेशर L-1 M1
-2 चार्ज I1 T1 पोटेंशियल I-1 excellent very good sit down स्वामी परमिटिव्हिटी ऑफ फ्री स्पेस अरे मग पुढचे प्रिपेअर करायचे ना हे 12th कधी फर्स्ट स्टेपमध्ये हे झाल्यानंतर मग काय थांबायची थोडी आपल्याला सिट डाऊन पार्थ परमिएबिलिटी म्यू नॉट परमिएबिलिटी म्यू नॉट गायत्री परमिएबिलिटी सिट डाउन पार्थ वेरी गुड परमिटिविटी इप्सिलॉन नॉट नहीं इप्सिलॉन नॉट 12 वेरी गुड सिट डाउन रितेश प्लैंक्स कांस्टेंट L2 m1 t-1 वेरी गुड और उसका वैल्यू 6.63 34 जूल इंटू सेकंड ठीक है। देखो कल के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन शुरू किया था अबाउट कौन सी क्वांटिटीज नहीं फोर्सेस फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर कितने होते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर सिर्फ 4 है ठीक है। उसमें 1 बाय 1 देखा था। फर्स्ट वन कौन था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट होगा इंड्यूस्ड होगा प्रेजेंट होगा उसके लिए नेसेसिटी क्या है बॉडी के पास मास चाहिए बाय वर्च्यू ऑफ मास जो फोर्स एक्ट होता है उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ये ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कैसे करना है किसने बोला था न्यूटन ने। क्या था फॉर्मूला F इक्वल्स टू जी अमोनियम 2 अपॉन आर स्क्वायर जिसमें पार्थ जी का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। रितेश कितना था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10 raised to power माइनस नहीं 10 raised to power माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर ठीक है। उसके बाद में ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम। उसके बाद लिखा था ये सेंट्रल फोर्स है मतलब क्या है एक्ट्स बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू बॉडी सेंटर के बिटवीन एक्ट होगा। एंड ये कैसा फोर्स है नेचर में सबसे वीक फोर्स है वीकेस्ट फोर्स है इससे वीक कुछ भी नहीं ठीक है। उसके बाद में सेकंड फोर्स हमने देखा था दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है इसको एक्ट होने के लिए कंडीशन क्या है बॉडी के पास चार्ज चाहिए। अगर चार्ज नहीं होगा तो वहां पे कोई इलेक्ट्रो भी एंड मैग्नेटिक भी दोनों भी फोर्स नहीं होंगे। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखा था बेसिकली ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है मतलब मीडियम के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा इलेक्ट्रिक भी मैग्नेटिक भी। उसके लिए हमने लिखा था कि चार्ज को अगर हम रेस्ट में रखते हैं तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन वही चार्ज अगर मोशन में सेट करेंगे तो वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों भी फोर्सेस वहां पे एक्ट होंगे। एंड कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स है ठीक है। तो ये मास एंड चार्ज होते कहां पे उसके लिए हमने एटम का मॉडल देखा था कि जो हमारे सराउंडिंग में मैटर दिखता है या फिर नहीं भी दिखता है जो कुछ भी है उसको हम मैटर बोलते हैं। मैटर किससे बना है एटम से बना है। कल हमने एटम बनाने की प्रोसेस देखी थी। इस एटम में कौन कौन होता है एक तो प्रोटॉन होता है नहीं तो न्यूट्रॉन होता है। ये दोनों पार्टिकल प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस इसलिए इनको बोला जाएगा न्यूक्लियॉन्स। एंड सराउंडिंग के ऑर्बिट में कौन रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन। तो नेचर में जो कुछ भी बना है जैसे प्लास्टिक की चेयर है हमारी बॉडी है या फिर पीसी लैपटॉप की स्क्रीन है या फिर फैन है एवरीथिंग जो दिखता है नहीं दिखता है जो टेंजेबल है इनटेंजेबल है जो बायोटिक है नॉन बायोटिक है तो सब केसेस में हर एक को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन है। एटम में मतलब कोण आहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। म्हणजे आपल्या नेचरमध्ये आपल्या सराउंडिंगला प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सोडून दुसरं काहीच नाही। त्यामुळे आपण फिजिक्समध्ये काय स्टडी करणार आहे हम स्टडी करने वाले हैं नेचर। नेचर का मतलब फिजिक्स फिजिक्स का मतलब नेचर नेचर का मतलब सराउंडिंग सराउंडिंग का मतलब फिजिक्स फिजिक्स का मतलब मैटर मैटर का मतलब
एटम का मतलब फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब प्रोटॉन, ऐसा नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे कंबाइनली बनता है एटम, एंड ये एटम से बनता है मैटर। इस मैटर को पढ़ना मतलब क्या पढ़ना? फिजिक्स पढ़ना। समझ में आ रहा है? तो फ्रॉम स्टार्ट का टॉपिक, पहला टॉपिक से लास्ट टॉपिक तक, टॉपिक कोई भी होगा, कंसेप्ट कोई भी होगी, एप्लीकेशन कुछ भी होगा, वो सारा इंटरॅक्शन जो होता है ये तीनही पार्टिकल की वजह से होता है। म्हणजे आपल्या नेचरमध्ये जे काही चालतं, जो भी सायकल रेग्युलेट होती है, उसके लिए दो कंडीशन है। एक, सब कुछ बना है सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से। जैसे कि फॉर एग्जांपल रितेश, रितेश का वेट कितना है? खाद पिज्जा जरा, ठीक है। 30 kg, 40 kg, तो उसका मास कितना हो गया? 4 kg, क्योंकि 10 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, W इज इक्वल्स टू mg होता है, मतलब 4 kg का रितेश है। तो रितेश को ये 4 kg मास किसने दिया? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ने दिया। समझ में आ रहा है ना? ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कंबाइन जो मास है वो मतलब रितेश के बॉडी का मास हो गया। तो रितेश के पास क्या है? मास के साथ साथ चार्ज भी है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मास के साथ चार्ज भी लेके आएंगे। तो ये जो प्रोटॉन होता है इसका मास कितना होता है? व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? मास ऑफ प्रोटॉन यानी mp कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू -19 का -27, -27 किलोग्राम। कूलम में मास नहीं मेजर करते हम, कूलम में चार्ज मेजर करते। तो प्रोटॉन का मास कितना हो गया? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन के पास मास के साथ साथ चार्ज भी है, उसकी पोलैरिटी हम बोलते हैं कि कौन सा है? पॉजिटिव है। कितना है प्रोटॉन के पास मास? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया प्रोटॉन का चार्ज। अब प्रोटॉन के बाद में आता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है? मास है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो चार्ज हो गया। मास कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, वो प्रोटॉन का मास हो गया। इलेक्ट्रॉन का कितना है? अरे नाही ना, +27 kg म्हणजे तो किती मोठा इलेक्ट्रॉन असला असता? आपल्या अर्थचं किती आहे? 24, म्हणजे आपल्या अर्थच्या 1000 टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन असला असता। आपल्या बॉडीमध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात माहिती आहे? नाही माहिती? आपण एक एग्जांपल घेऊ। H2O मालूम है? H2O, H2O मतलब वेरी गुड, वाटर। अगर हम वाटर का 18 ग्राम या फिर हाँ ठीक है 18 ग्राम लेते, 18 ग्राम की वाटर लेंगे, 18 ग्राम वाटर, कळतं का? चमचा भर है ना, उतना अगर वाटर लेंगे तो उसमें कितने मोल्स हो गए? केमिस्ट्री में मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल हुआ नहीं अभी, 9-10 में था ना मोल। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नहीं मालूम? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब गिवन वेट कितना है? 18 ग्राम। H2O का मॉलिक्यूलर वेट मालूम है आपको? कितना है? H2O का नहीं मालूम, O का 16, H2 है 1 + 1 2, 16 + 2, तो ये कितने मोल हो गए? 1 मोल हो गए। तो एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? इक्वल्स टू Na। Na मतलब एवोगैड्रोज नंबर होता का? एवोगैड्रोज नंबर होता का? नहीं, व्हॅल्यू नहीं आठवली तरी चालेल, होता का? व्हेरी गुड, मोर देन सफिशियंट, इतना मालूम है। तो ये होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अभी 10 की पावर 23 दिखती छोटी है, कितनी बड़ी है मालूम है क्या? 10 की पावर 1 मतलब 10, 10 की पावर 2 मतलब 100, 10 की पावर 3 मतलब 1000, 10 की पावर 4 मतलब 10,000, 10 की पावर 5 मतलब 1 लाख, 10 टू द पावर 6 मतलब 10 लाख, 10 टू द पावर 7 मतलब 1 CR 1 करोड़, है ना। 10 टू द पावर 8 मतलब 10 टू द पावर 9 मतलब 100 करोड़, 10 टू द पावर 10 मतलब 1000 काय? समजलं का? 10 टू द पावर 11 मतलब 10,000, 10 टू द पावर 12 मतलब
क्या है 1 लाख 10 टू द पावर 13 मतलब समझ में आ रहा है ना। तो 10 टू द पावर 23 कितना बड़ा नंबर है। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं कितने मोल में, 1 मोल में। 1 मोल कहाँ पे मिलेगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर, आधा चमचा वाटर, कड़ा ना, उसमें कितने मॉलिक्यूल से, इतने मॉलिक्यूल से। क्लियर है। अब हर एक मॉलिक्यूल में H2O के कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 ले रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो गए हाइड्रोजन के 2। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, नहीं ना। एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का 8। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक H2O में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। एक H2O में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर फाइंड करने तो कितने बनेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 मतलब कितना हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 24। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी वन तो 10 टू द पावर प्लस 27। समझ में आ रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर अर्थ के 1000 टाइम्स बड़ा होता तो इतनी सारे इलेक्ट्रॉन आते क्या। हे काय चालू आहे आपलं, अर्धा चमचा कळतो ना, अर्धा चमचा भरून पाणी घेतलं की त्यात किती इलेक्ट्रॉन आहे, एवढे सगळे इलेक्ट्रॉन आहे। त्यामुळे पाणी पिताना हळू प्यायचं, कळालं ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, अरे करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। त्यामुळे शॉक लागू शकतो, कळालं ना। इतना पानी एक साथ पिएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ जाएंगे तो क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, कळालं ना। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन के नंबर होते। तो इलेक्ट्रॉन का मास होतो नाही आहे, कळालं। हे आपण नंतर परत बघू। हे लिहायचंय का, बरं ठीक है, PDF पर टाकून दे, है ना, काम डोक्याला हेडेकच नहीं मग, ठीक है। चलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर आते तो कितना होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं मालूम। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 किलोग्राम। तो कौन जड़ है, कौन हेवी है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। इधर 27 है, इधर 31 है, क्योंकि वो माइनस में है, ठीक है। मतलब प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से हेवी है, कितने टाइम्स, कितने टाइम्स 3000 टाइम्स, कितने टाइम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल रितेश का वेट है 40 kg, पार्थ का है 80 kg। तो पार्थ कितने टाइम्स हेवी है रितेश के, 2 टाइम, डबल। वैसे प्रोटॉन का मास है -27 kg 10 टू द पावर, इलेक्ट्रॉन का मास है 10 की पावर -31 kg। हेवी प्रोटॉन है, कितने टाइम्स, डिवीजन करना पड़ेगा, करो डिवीजन फटफट। किसका डिवीजन करना है, देखो प्रोटॉन का मास कितना बोला मैंने 1.67 इंटू 10 की पावर -27। इलेक्ट्रॉन का कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। नंबर को छोड़ दो, बस 10 की पावर की रेंज चाहिए हमें। रोज रोज बेसिक मैथ्स क्यों पढ़ाता हूँ, समझ में आ रहा है ना। आगे फिजिक्स में हर बार यही करना है हमें। क्या होगा -31 ऊपर जाके +31, +31 -27 +4, 16 कहाँ से, -31 ऊपर चला गया +31, 31 -27 4। अब 10 की पावर 4 मतलब कितना होता है, मतलब प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 10,000 टाइम्स हेवियर है। कितने हेवियर है, 4 टाइम्स नहीं, 10,000 टाइम्स हेवियर है। समझ में आ रहा है ना। जैसे कंपैरिजन के लिए देखो, अर्थ का मास कितना है रितेश, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। सन का मास कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। अर्थ का कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24। सन का कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 30। अरे एवढं जवळजवळ आहे असं वाटतं आपल्याला, बट असं आहे का, उसके लिए रेशियो ले लो, डिवाइड करो। तो मास ऑफ सन अपॉन मास ऑफ अर्थ कितना आ रहा है नंबर
10 टू द पावर 30 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 24, नंबर छोड़ दो, हमें अप्रोक्सीमेट रेंज चाहिए। 10 टू द पावर 6 टाइम्स, मतलब अर्थ के मास के कंपैरिजन में 10 टू द पावर 6 टाइम्स हेवियर है सन। 10 टू द पावर 6 समझ में आता है क्या है? 10 लाख, मतलब सन जो है, नंबर बघा, अरे एवढा छोटा है, एवढा छोटा नहीं हो, कितना है? 10 लाख टाइम्स हेवियर है। इसका मतलब एक सन में हमारी कितनी अर्थ फिट हो सकती है? कळालं ना? 10 लाख अर्थ टाकल्या की मग एक सन बनतो। आपण लय हुशार आहे, आपण काही पण करतो। सगळ्या मेथड बघू आपण कसं कॅल्क्युलेट केलं, काय केलं, ठीक है। हे एवढंच नाही, आपल्याला आपल्या युनिवर्सचं पण मास माहिती है। यूनिवर्स मतलब मालूम है क्या है? ब्रह्मांड। क्या होता है ब्रह्मांड? मतलब यूनिवर्स, है ना। हमारी अर्थ मतलब हमारा वर्ल्ड, आपलं जग म्हणजे आपली अर्थ है एवढीशी, बरोबर। अर्थ, उसके बाद अर्थ के सराउंडिंग में क्या होते हैं? क्या होता है? सैटेलाइट्स होते हैं। कौन से सैटेलाइट्स होते हैं? नेचुरल या आर्टिफिशियल? दोनों भी होते हैं। वेरी गुड। नेचुरल का मतलब म्हणजे ते नॅचरल येते ना, आपण नाही पाठवले, ठीक आहे। जैसे की एग्जांपल मून। आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल आपण बनवले, आपण पाठवले, किती हुशार आहे बघा आपण। इथून सॅटेलाइट बनवतो, हे सॅटेलाइट अर्थवरून सेंड करतो, सेंड केल्यानंतर ते अर्थच्या सराउंडिंगला काल बघितलं होतं आपण, काल जरा पळत नव्हते बट बघितलं होतं आपण। अर्थ के सराउंडिंग में सैटेलाइट क्या करते हैं? सर्कुलर पाथ पे मूव होते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। समझ में आ रहा है? और उसमें भी केस क्या है, एक बार सैटेलाइट लॉन्च कर दिया हमने, ऑर्बिट में सेट हो गया फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, लैक्स ऑफ ईयर्स, क्रोर्स ऑफ ईयर, वो वहीं पे घूमने वाला है। समझ में आ रहा है ना? उसको कोई फ्यूल ही नहीं लगता। क्या लगता है? फ्यूल नहीं लगता है। विदाउट फ्यूल कैसे मूव करेगा? इथं गाडी 1 किलोमीटर जायचं म्हणलं पेट्रोल लागतं। सोलार के ऊपर चार्ज होके भागते हैं क्या? नहीं, ऐसे भी नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड उसकी वजह से वो क्या करता है? सर्कुलर पाथ में घूमता है ना। मागच्या महिन्यामध्ये तुम्ही काहीतरी ऐकलं असेल न्यूज, कुठतरी काहीतरी पडलं, काय पडलं? सैटेलाइट के कुछ पार्ट्स थे। समझ में आ रहा है ना? फिर वो अर्थ के ऊपर आके कैसे गिर गए? हाँ, अर्थ के ऊपर थे। समझ में आ रहा है ना? अर्थ के सराउंडिंग में घूम रहे थे और अर्थ के ऊपर आके गिर गए। ऐसे गिरना पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी कैसे गिर गए हम ग्रेविटेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब कोई बॉडी को अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी हम दे रहे, मतलब हम सैटेलाइट पे बैठ के चिप्स खा रहे और चिप्स का पैकेट अगर सैटेलाइट के बाहर फेंक दिया, चिप्स अर्थ के ऊपर, चिप्स का पैकेट अर्थ के ऊपर आके नहीं गिरेगा, वो कहाँ पे जाएगा? सैटेलाइट के साथ ही रिवॉल्व होना पड़ता है। पर ये 2-4 काय ते चक्रा बिक्रा काहीतरी स्पियर वेयर होते, खाली कस काय पडले? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके ऊपर हम टॉपिक से रिलेटेड जब बात आएंगी तब डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो अभी ये हो गया अर्थ एंड सराउंडिंग के 7 प्लैनेट्स एंड एक डॉर्क एंड हमारा सन, ये बनाती है सोलर सिस्टम। ऐसी सोलर सिस्टम लैक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ सोलर सिस्टम कंबाइन होके बनती है गैलेक्सी, एंड ऐसी क्रोर्स ऑफ गैलेक्सी मिला के बनता है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में जो कुछ भी बना है, ईच एंड एवरीथिंग, वो किससे बना है? वो बना है, किधर गए? वो बना है, अरे हाँ इधर, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से। समझ में आ रहा है ना? मतलब मार्स के ऊपर जाएंगे, मून के ऊपर जाएंगे, सन के ऊपर गए नहीं अभी लेकिन जाएंगे, या फिर दूसरे गैलेक्सी में जाएंगे, या फिर दूसरे यूनिवर्स में जाएंगे। यूनिवर्स भी मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी मालूम है? अभी तक हम एक ही यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। समझ में आ रहा है ना? एंड कुछ थ्योरी ऐसी बोलती है कि ऐसे क्रोर्स ऑफ यूनिवर्स एग्जिस्ट है। समझ में आ रहा है ना? मतलब है क्या सराउंडिंग में, हमें मालूम ही नहीं है। अप टू इन्फिनिटी ये सब प्रेझेंट आहे। 2 दिवसापूर्वी न्यूज बघितली असेल तुम्ही, नासानी सिग्नल पाठवली एलियनला, आम्ही इथे म्हणून सगळे जगातले लोक चिडलेले त्यांच्यावर, त्यांना ॲड्रेस दिला म्हणून। असं का? ते जर आले चुकून तर, भांडणं केले तर आपल्याला माहित नाही ते कसे भांडतात म्हणून, बरोबर। ब्लॅक होल काय असतो? ब्लॅक होल लय भारी असतो। जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो हमें ब्लैक होल की कंसेप्ट पढ़नी, ठीक है। ब्लैक होल मतलब क्या होता है? क्या होता है ब्लैक होल मतलब? इसके लिए कल का इक्वेशन था ना, मैं आगे आज पढ़ाने वाला हूं, रेडियो एक्टिविटी में इंट्रोड्यूस किया था, उससे रिलेटेड बोलता हूं आगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया? तो यूनिवर्स में सब कुछ बना है, किससे बना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से। मतलब पहले दिन से ये क्लियर कर लो। यस, सेम मैग्नीट्यूड का है, तभी तो वो न्यूट्रल करते हैं ना एक दूसरे को। जैसे कल, हाँ बोल बेटा हिमांशु। पॅरलल युनिवर्स नाही, मी काय सांगितलं मल्टी युनिवर्स आहेत, पॅरलल पण असणार त्याच्यामध्ये। बट इस सब के आंसर्स आपको कौन देने वाला है? फिजिक्स। समझ में आ रहा है ना? मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स में क्या पढ़ना है? फिर सिर्फ
कौन सा टॉपिक शुरू है मैथ्स में? हाँ, परम्यूटेशन क्या, उसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दो। कोई भी मैथ्स का टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, सर लिख के देंगे x + y = 10 एंड x - y = 5, तो उसको सिंप्लीफाई करने की एक ही प्रोसेस है, ऐड करो, y y कट करो, 2x = 15 करो, x = 7.5 आ गया, उसको पुट करो, y निकालो। आगे आप डेरिवेटिव पढ़ेंगे, उसमें एक फॉर्मूला लिख के देंगे सर कि x⁻n = n × x⁻n - 1। फिर कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी अप्लाई करो, काल मैथ्स को नहीं मालूम, समझ में आ रहा है ना? वाई एंड हाउ के आंसर सिर्फ यहाँ पे मिलते हैं। आपको मालूम नहीं होगा कि 1 + 2 = 3 होता है, इसका हमारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं है। 1 + 2 = 3 आहे, इसका हमारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं है, फक्त आपण ठरवलंय की 1 + 2 ला 3 म्हणायचं म्हणून आपण म्हणतो। समझ में आ रहा है ना? तो मैथ जो है हमने टूल बनाया है सिर्फ फिजिक्स को स्टडी करने के लिए, लेकिन फिजिक्स में ऐसे नहीं है। ईच एंड एवरी कंसेप्ट कैसे आती है, क्या होता है, उसकी डिटेल में हम जा सकते हैं और ये सारे आंसर्स हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो नहीं, कालच्या क्वेश्चनवर येणार आहे बेटा आपण, अजून हळूहळू येणार आहे, ठीक है? हम कल के क्वेश्चन के बारे में मिल गया क्या आंसर? नहीं मिला, ठीक है, चलो डिस्कस करेंगे। कल हमने एटम बनाया था, याद है? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकली एवरीथिंग न्यूट्रल है। स्वामी स्टैंड अप नहीं, बरोबर नको, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये प्लास्टिक का बना है, समझ में आता है सबको? फिर इसके ऊपर चार्जेस है क्या? कंफर्म है, इसमें भी प्रोटॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, टच करने से शॉक लगता है क्या? नहीं लगता है, क्यों? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, समझ में आ रहा है ना? जैसे बोर्ड को मैं टच करूंगा, शॉर्ट सर्किट के लिए तो लागू शकतो, बट आता नेचुरल स्टेट में लग रहा है क्या? शॉक नहीं लग रहा है। सराउंडिंग में स्वामी अगर हिमांशु को हाथ लगाएगा तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रिकली सब बॉडीज न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल बनी, उसका रीजन यहाँ पे समझ में आता है हमको। देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे प्रोटॉन ऐड कर दिया, ये क्या बोल रहा है? प्लस आयन है, मतलब इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसके साथ में इलेक्ट्रॉन को भेज दूंगा, क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। समझ में आ रहा है ना? मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, बस वो अपोजिट पोलैरिटी का है, उसको क्या करता है? कैंसिल करता है। मतलब प्रोटॉन का चार्ज अगर 1.6 × 10⁻⁻19 है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी 1.6 × 10⁻⁻19 ही होता है, ठीक है? तो लिख लो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा था, कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 × 10⁻31 kg। अब चार्ज कितना लिखेंगे? 1.6 × 10⁻19, ठीक है? अब हर एक बॉडी में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते ही है। इसका अगर प्रूफ देखना है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखो। कौन है यहाँ पे? हाँ, चोर नहीं बेटा, तो जॉन है, तो रुद्रफोर्ड कुठून आणला मध्ये? नहीं, एवढा मोठा माणूस आपसे नहीं घेऊ शकत आपण, ठीक है? कोई भी एक आदमी, जैसे फॉर एग्जांपल स्वामी है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? लेदर शूज, लेदर जैकेट, नीचे क्या है? कारपेट, फ्लोर कारपेट है, समझ में आ रहा है? तो ये सारे इंसुलेटर्स है ऑलमोस्ट, ठीक है? तो अगर इसमें चार्जेस है या नहीं, इसको वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे? इसको बोलेंगे पैर घुमा, ऐसे रब कर। रब करने से क्या हो रहा है? देखो ये सारे क्या है, क्या हो रहा है? फिर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं। अभी इलेक्ट्रॉन पहले तो नहीं थे, अब कहां से फ्री हो गए? लवकर शॉक लागला त्याला, ठीक है? ये सारे इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है ना? पहले थे क्या प्रेजेंट? नहीं थे। अब हमने यहाँ पे रबिंग की प्रोसेस में इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया? यहाँ पे प्रोड्यूस किया। समझ में आ रहा है? जितना रब करते जाएंगे उतनी इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते जाएंगे। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन थे बट वो न्यूट्रल स्टेट में थे। हमने क्या किया? समझ में आ रहा है? रब किया। रबिंग प्रोसेस में क्या हुआ? नॉर्मल स्टेट। ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो, है ना? फक्त इन्सुलेटिंग शूज पाहिजे पायामध्ये, प्लास्टिक की चेयर पे बैठो, थोड़ी देर हाथ रब करो एंड सडनली जाके ये जैसे हैंडल को टच करने वाला है वैसे डोर के हैंडल को टच करो, यू विल एक्सपीरियंस शॉक। समझ में आ रहा है ना? बट ये शॉक जो है हिवाळ्यात जास्त लागतो, उन्हाळ्यात कमी लागतो। एक्सपीरियंस किया है क्या कभी? जो इंसुलेटिंग शूज यूज करते रेगुलरली, स्पोर्ट्स शूज अगर है तो उनको एक्सपिरियन्स होता ही है ना? मला खूप प्रॉब्लेम असतो त्याचा, ठीक आहे? हिवाळ्यामध्ये गाडीतून उतरलं की पहिले हँडल टच करायचं म्हटलं की शूज काढावं लागतं, पाय खाली टेकावं लागतं, मग हँडल ओपन करावं लागतं, नाहीतर चांगला शॉक लागतो। कळालं ना? तो बेसिकली क्या है, शॉक क्यों लगता है उसका रीजन ये है, हम जब रब कर रहे हैं तो रबिंग की प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एंड ये सारा वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी।
फिर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करते। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे थे। एंड एनर्जी गेन करने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन शांत नहीं बैठते, उनको क्या करना है? उड्या मार के फ्री होना है ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल, कारण त्यांच्या इच्छेविरुद्ध आपण त्यांना काय केलंय? ॲटम मध्ये ठेवलेलं आहे, कळालं ना? तो एनर्जी मिल गई कि वो जंप करके फ्री होते, वही प्रोसेस यहाँ पे हो गई। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में आ गए, समझ में आ रहा है? अब फ्री स्टेट में इतने इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए, तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए मतलब, अरे ठीक है, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए मतलब क्या हो गया? चार्ज के नंबर बढ़ गए। चार्ज के नंबर बढ़ेंगे मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा, समझ में आ रहा है? तो इसकी बॉडी का पोटेंशियल बहुत हाई हो गया। थोड़ी देर अगर ऐसे रखेंगे तो जीव जाऊ सकते थे, ठीक है। बट ये जो है हैंडल, ये हमने ग्राउंड को टच किया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 0 है। तो अगर ये इसको टच करने जाएगा तो इसके साथ क्या होगा? देखो, शॉक लग जाएगा, समझ में आ रहा है ना? लेकिन शॉक लागतच राहील का? कब तक लगेगा शॉक? जब तक इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो रहे तब तक, समझ में आ रहा है? तो इससे हमें समझ में आ गया कि जो भी हम सराउंडिंग में देख रहे हैं उन सब में चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, फिर वो पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। एटम मधलं एटम एकमेकांना का टच करणार नाही का? नाही करत, व्हेरी गुड, नाही करत। पार्थला खरंच नाही मारलं तू, पार्थ त्याचं नाव घेऊ नको बेटा। एक्चुअल में उनकी टचिंग होती है, बट वहाँ पे क्या होता है वो भी है, कैसे होता है इंटरेक्शन उसको देखना है। ऐसे इंटरेक्शन होता है, एटॉमिक इंटरेक्शन। सपोज ये दो एटम्स है, तो इनके बिटवीन है ना एक मिनिमम सेपरेशन होता है। क्या होता है? एक एटम है, ये दूसरा एटम है, तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अट्रैक्ट करके ये एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल कर रहे हैं, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल कर रहा है। इस तरह से अगर ये दो एटम लेंगे तो ये नॉर्मल स्टेट में इस स्टेट में रहते हैं, बस यहां तक ही रह सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और वर्क करके क्लोज लेके आने का ट्राई करूंगा तो ये अपने आप भाग जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्या हो रहा है? वहां पे रिपल्शन हो रहा है। कुठे गेला? अगर मैं इसको इस डिस्टेंस पे रखूंगा तो इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा क्लोज लेके आऊंगा तो क्या होगा? ये पॉइंट देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी उनमें वैरी हो रहा है, मतलब हम वर्क डन करेंगे तो एनर्जी स्टोर होती है। जैसे एनर्जी बढ़ेगी ये ग्राफ के ऊपर ये बॉल जो है वो मूव करेगा, ठीक है। इसको और क्लोज लेके आ गया मैं, थोड़ा वर्क डन करना पड़ा, और क्लोज लेके आ गया, ठीक है। यहां तक चलता है। इसके बाद में ये क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट कर रहा है, एंड ये इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। थामना, अरे राग आला। ये इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, मतलब इस स्टेट में क्या हुआ? जितना फोर्स अट्रैक्ट करने वाला था उतना ही फोर्स रिपेल करने वाला, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये न्यूट्रल स्टेट में आ गए। एंड हर एक एटम जो है सॉलिड्स के इसी स्टेट में होते। समझ में आ रहा ना? मैटर की 3 स्टेट एग्जिस्ट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेकंड फंडामेंटल फोर्स था हमारा, कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रहा है? अब सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में क्यों होता है? ये समझ में आ गया? निमंश हो गया क्लियर बेटा? अब सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में क्यों होता है? क्या लगता है आपको? सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में क्यों होता है? उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तब होता है। समझ में आ रहा है? कैसे होता है अब यहाँ पे देखते हैं। अभी हमने एटॉमिक इंटरेक्शन देखा, सॉलिड में क्या है? एक दूसरे को टच करके एकदम पकड़ के रह रहे, तो ये क्या होता है? ये एटम इस एटम को हिलने नहीं देता है, दोनों एटम एक दूसरे को फिक्स एक ही जगह पे एक ही पोजीशन पे पकड़ के रखते हैं, इसलिए सॉलिड ओबेस फिक्स शेप। सॉलिड का शेप क्या होता है? फिक्स होता है। भिंत एकदा बांधली अशीच दिसते, कधी आडवी होत नाही, तिरकी होत नाही, बरोबर। जैसे चेयर है, एक बार बना दी सॉलिड स्टेट में तो अपनी शेप चेंज नहीं करेगी। लेकिन अगर हम सेम कंडीशन में इसको, अगर सपोज यहाँ पे हमने एक ब्रिक ली है एंड एक दूसरा पानी लिया है, वाटर लिया है, एक सॉलिड है दूसरा क्या है? लिक्विड है। अगर हम दोनों को हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है? देखो, इसको हमने हीट दे दी तो यहां से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एंड यहाँ पे उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो देखो क्या हो रहा है? हीट दे रहे, हीट दे रहे मतलब हम एक्चुअल क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये एनर्जी जो है किसको मिल गई? एटम को मिल गई। सॉलिड की अभी कंडीशन देखी थी, एक दूसरे को पकड़ के रख रहे थे, क्योंकि नेबरिंग एटम का जो फोर्स था उसको ओवरकम करने के लिए कोई एनर्जी थी नहीं। अब क्या हो गया? हमने हीट प्रोवाइड कर दी, हीट दी मतलब एटम को क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। लेकिन देखो,
एटम को एनर्जी जो मिलती है एक्चुअल में मिलती है इलेक्ट्रॉन को। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, न्यूक्लियस के अंदर जाके न्यूक्लियॉन्स को निकालना पॉसिबल ही नहीं, तो ये सारे इंटरेक्शन जो होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहां पे देखो, अगर मैं दोनों को हीट प्रोवाइड करूंगा तो हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या हो रहा है? एनर्जी मिल रही है। अब एनर्जी मिलने से क्या होगा? ये दोनों एटम एक दूसरे का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ओवरकम करके अपने पोजीशन से इधर उधर जाने का ट्राई करेंगे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे वाटर का जल्दी से वेपराइजेशन होता है तो वहां पे ज्यादा एनर्जी इमिट हो रही है, बट ये ब्रिक का अगर हम ऐसे करते जाएंगे तो ये थोड़ा सा अपना शेप चेंज करेगा, और शेप चेंज करने से क्या होगा? सॉलिड का कन्वर्जन धीरे धीरे लिक्विड में हो जाएगा। लिक्विड को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका कन्वर्जन किस में होगा? गैसेस में होगा। ऐसे क्यों होता है? दो एटम जो पकड़ के रख रहे थे, हमने एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फ्री होने का ट्राई करेंगे, मतलब ये दो एटम का जो फोर्स था उसको ओवरकम करके इनमें सेपरेशन बढ़ेगा। सेपरेशन इस तरह से बढ़ेगा कि एक दोनों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन किधर भी जाने के लिए अलाउ करेंगे। इसको इधर जाना है, ये कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मेरे साथ रहना है, ठीक है ना, इसको जाने नहीं देगा, ऐसे पकड़ के रखेगा। इसलिए लिक्विड क्या करते हैं? कंटेनर की शेप ओपे करते हैं, है ना। पानी ग्लास में डाल दिया, ग्लास की शेप का, बोतल में डाल दिया, फ्लोर पे डाल दिया, फ्लोर की शेप का। समझ में आ रहा है? उसको अगर हम और थोड़ी एनर्जी देंगे तो क्या होगा? इधर उधर जाने के लिए अलाउ तो कर रहा था, लेकिन एनर्जी गेन करके ये इससे और दूर चला जाएगा, एंड मला तुझसोबत काही घेणदेणंच नहीं, उसको काउंट ही नहीं करेगा, और वो फिर क्या करेगा? मन में आया उधर घूमने लगेगा, जैसे एयर में होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे हमारी ये क्लासरूम है, मैं अगर इस कॉर्नर में ऑक्सीजन छोड़ दूंगा, उस कॉर्नर में नाइट्रोजन छोड़ दूंगा, तो वैसे रहेगा क्या? ऑक्सीजन का कौन सा मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के कौन से मॉलिक्यूल के साथ कहाँ पे चला जाएगा हमें मालूम नहीं है। मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं? तो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, मतलब नेचर का जो सेकंड फंडामेंटल फोर्स है उसकी वजह से ये सारी बातें, मतलब कौन सॉलिड रहेगा, कौन लिक्विड रहेगा, कौन गैस रहेगा, सॉलिड लिक्विड गैसेस, इनका कन्वर्जन कैसे होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है ना? तो वन बाय वन हर एक टॉपिक के हर एक कंसेप्ट में हम इसको रिलेट करने वाले कि जो कुछ भी होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तीन पार्टिकल, एक प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। ये एक बात। दूसरी बात, जो कुछ भी इंटरेक्शन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड लास्ट वन वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिससे रिलेटेड कल का हमारा क्वेश्चन था, हम उसके ऊपर आने वाले। समझ में आ रहा है? एंड फिजिक्स में और एक इंपॉर्टेंट बात आती है जिसमें हम वर्क एंड एनर्जी का कन्वर्जन देखते हैं। मतलब जो कुछ भी चलता है ये सिर्फ इसी प्रिंसिपल के ऊपर चलता है कि पहले एक एनर्जी होती है, एनर्जी आती है, कुछ वर्क करती है, वर्क किया कि वो वर्क स्टोर होता है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, फिर दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या करती है? अगेन दूसरे टाइप का वर्क करती है, अगेन दूसरे टाइप का वर्क हो गया, वो स्टोर होता है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जैसे सबसे पहले हमारी अर्थ पे जो भी एनर्जी का सोर्स है वो सिर्फ लाइट है। समझ में आ रहा है ना? अर्थ पे जितनी भी एनर्जी है वो किसकी वजह से है? लाइट की वजह से। अगर सनराइज नहीं होगा तो फिर आगे क्या होगा? अंधेरा होगा, है ना। अंधेरा पहले से था बेटा, अंधेरा ही रहेगा, ठीक है। उससे क्या होगा? एक एक प्रोसेस जो है नेचर की वो स्टॉप हो जाएगी। जैसे बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, पढ़ेंगे आप, फोटोसिंथेसिस होता है। कब होता है? मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, मतलब जब तक सनलाइट मिल रही है तब तक ही फोटोसिंथेसिस होने वाला है। तो सनलाइट ही नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, तो प्लांट्स फूड ही नहीं बनाएंगे, तो पहले ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दूसरा झाड जिवंत राहणार नाही, बरोबर है कि नहीं? फूड जनरेशन नहीं होगा मतलब बिचारे ऊपर जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, काय होईल? हाँ तेच सांगतोय ना, मग प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो जो वेजिटेरियन उनका नंबर पहले लगेगा। जो वेजिटेरियन है उनका नंबर पहले लगेगा, ठीक है, उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। बट जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी जो एनिमल्स खाते हैं वो भी क्या खाते हैं? वेजिटेबल्स ही खाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वेजिटेबल नहीं रहेगा तो इस तरह से हर एक सायकल वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी एंड एव्हरीथिंग विल स्टॉप। समझ में आ रहा है ना? मतलब आपल्याला वाटतं आपण गाडीत पेट्रोल टाकलं मग तिथं सनलाईटची काय गरज, बट पेट्रोल आया कहाँ से? पेट्रोल मतलब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है? कहाँ से आ गया ये पेट्रोल डीजल? कहाँ से आ गया? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूएई, है ना, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स से, वहाँ से आ गया है ना। वहाँ पे कहाँ से आ गया? सनलाइट से ले रहे हैं। हाँ, जो अब वाळवंटचा प्रदेश वाटतो ना आपल्याला, वहाँ पे पहले बहुत घने जंगल थे, बट काहीतरी झालं, काय झालं आपल्याला माहित नाही, एंड सब जो
झाड़ वगैरह होते वो जमीन में गाड़ दिए गए, एंड लैक्स ऑफ ईयर्स वो जमीन में रहने की वजह से केमिकल रिएक्शंस होती गई और केमिकल रिएक्शन से उसका कन्वर्जन फॉसिल फ्यूल्स में हो गया जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब पेट्रोल भी किसने बनाया? सनलाइट ने बनाया। समझ में आ रहा है ना? तो एवरीथिंग जो है इसी के ऊपर डिपेंड करता है। पहले एनर्जी आती है, एनर्जी वर्क करती है, वर्क आता है, उसका कन्वर्जन दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में होता है, क्योंकि एनर्जी neither be created nor be destroyed but it can be converted from one form to another form। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर अनदर एग्जांपल हम देखेंगे तो एनर्जी एंड वर्क के कन्वर्जन का, तो हमें समझ में आएगा कि जो एक फॉर्म की एनर्जी होती है वो वर्क करती है, वर्क हो गया कि वो स्टोर होता है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, एनर्जी एंड उसका चेंज होने वाला फॉर्म। एग्जाम्पल बोल सकते हो, मैंने एक बोला सनलाइट का, दूसरा एग्जाम्पल कहाँ पे होता है ऐसे कि एक फॉर्म की एनर्जी है फिर हम वर्क कर सकते हैं, वर्क हो गया कि वर्क स्टोर होगा दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। कहाँ पे होता है ऐसे? 2 दिवस जेवण न करता क्लासमध्ये या बरं, खाली घरची सोडतील गाडीवर तोपर्यंत ठीक आहे, चढायला नाही जमत, ठीक आहे ना, खाली पार्किंगमध्ये बसून ऑनलाइन करतो आम्ही, ऐसे क्यों? खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं होगी तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क नहीं कर सकते, वर्क नहीं करेंगे मतलब ऊपर नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसी के सिमिलर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, ये टरबाइन बोलते हैं इसको, क्या है? टरबाइन। अब टरबाइन को हमने पाइप कनेक्ट किया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है ना, जहाँ पे सेम मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, इसको हटा देते हैं हम और यहाँ पे लाइट लगा देते हैं या फिर फैन लगा देते हैं, फैन नको लाइट लो। मतलब कि हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे एक पाइप कनेक्ट किया है, अब पाइप में से क्या आने वाला है? वाटर आने वाला है, वाटर आ रहा है, मतलब वाटर के साथ कौन आ रहा है एक्चुअल? कब आएगा पानी? जब हम डैम बनाएंगे रिवर के ऊपर, डैम बनाएंगे मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिवर रुक जाएगी, स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, फिर उसको हम पाइप में से पास होने के लिए अलाउ करेंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर ये जाके काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहाँ पे एनर्जी के सिंबल से देखो, काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो पहले ये मैकेनिकल होगी, इलेक्ट्रिकल होगी, थर्मल होगी, अलग अलग कलर से शो की है। जब हम पाइप को ऑन कर देते तो क्या हो गया, देखो कौन सी एनर्जी आ रही है? अब ये मैकेनिकल एनर्जी ने क्या किया? वर्क किया। कौन सा वर्क है? टरबाइन को रोटेट करने का। अब ये टरबाइन रोटेट हो रहा है, मतलब जो वर्क हुआ था वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। देखो एनर्जी का कलर चेंज हो रहा है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी जो है अगेन यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, इसके पीछे रोटर होता है, रोटर के सराउंडिंग में मैग्नेट होते हैं, तो ये कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे भी एनर्जी का सिंबल चेंज हो गया एंड लाइट लग गया। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हम जब भी कोई भी एनर्जी होती है वो वर्क करती है, वर्क हो गया मतलब वो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर होती है। ठीक है, इसके सोर्सेस हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने सोलर पैनल का यूज किया है एंड वहां से सोलर का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, इस टरबाइन को रोटेट कर रहे हैं। टरबाइन नहीं रोटेट होगा, सोलर पैनल होगा ना, सोलर पैनल का कन्वर्जन हम करके लाइट को लगा सकते हैं। लाइट ऑन हो रहा है, अब यहाँ पे सोलर पैनल थोड़ा सा है, हाँ ये सोलर पैनल है, क्या हो गया, लाइट एनर्जी आ रही है, सोलर पैनल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, सोलर पैनल क्या कर रहा है, वहां पे वर्क हो रहा है तो एनर्जी के फॉर्म को चेंज कर रहा है। देखो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एंड लाइट ब्लो हो गया, लाइट को रिप्लेस करके उन्हाळ्यात आपण फॅन पण लावू शकतो, ठंडी हवा है ऑलरेडी। ठीक है, देखो फैन रोटेट हो रहा है, मतलब देखो पहले एनर्जी कौन सी है, लाइट एनर्जी, यहाँ पे आके कुछ तो वर्क हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, फिर उस वर्क के ड्यूरिंग क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आके फैन को रोटेट करने का वर्क कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हवा मिल रही है। ठीक है, अनदर एग्जांपल हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या ये चाय की किटली है ना, तो इसमें हम पानी रखेंगे, चाय नहीं रखेंगे, और यहाँ पे टरबाइन रखेंगे। हाँ, अब इसको अगर हम हीट करेंगे, हीट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, काही तो लगता, गैस लगेल, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, नहीं तो डीजल पेट्रोल कोई तो फ्यूल लगेगा, मतलब केमिकल एनर्जी होगी, उसको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब ये हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है स्टीम के फॉर्म में, स्टीम आके क्या कर रही है, अगेन वर्क कर रही है, वर्क करके क्या हो रहा है, टरबाइन रोटेट हो रहा है, टरबाइन के रोटेशन से कन्वर्जन हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में, फिर मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन के रोटर के रोटेट होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर उधर क्या हो रहा है, फैन घूम रहा है, इधर गर्म उधर ठंडा। समझ में आ रहा है? इस तरह से ये एनर्जी का कन्वर्जन चलता है।
काय थर्मल पण निघणार ना बेटा, आता काही सगळी स्टीममध्ये थोडी कन्वर्ट होईल. गॅसवर आपण काही ठेवलं आणि त्या बर्नरच्या आजूबाजूला हात ठेवले, गरम लागेल ना आपल्याला, सराउंडिंग में लॉस होता है. ठीक है, यहाँ पे कौन है ये, तो ये साइकिल चलाने वाली. ठीक है, बट हमने इसको क्या किया, पहले खाना खिला दिया है. अब ये क्या करेगी, साइकिल चलाएगी. साइकिल चला रही मतलब क्या हो रहा है, देखो स्टोर्ड केमिकल मतलब मसल एनर्जी थी, वर्क करके पेडल मार के कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में. कुछ हीट भी जनरेट हो रही है, इसलिए थर्मल एनर्जी यहाँ पे जा रही है, गर्म होतं ना थोडंसं. ठीक है, त्यामुळे थंडी वाजली की डोक्याला हात लावा. ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी रोटर को मिल रही है, अगेन वर्क करके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर फैन घूम रहा है. हम यहाँ पे लाइट भी लगा सकते हैं. अब लाइट ब्लो ही नहीं होगा, क्यों, भूख लागली. अभी क्या करना पड़ेगा, फीड में बोल रही है. ठीक है, इसको फीड करने के लिए खाना कहाँ पे, हाँ वरच है. हाँ हो गया, एनर्जी ड्रिंक दे दिया, अब फिर से शुरू हो गया. समझ में आ रहा है ना. तो इस तरह से वर्क एनर्जी कन्वर्जन ये चलता रहता है. हमारा पूरा फिजिक्स इसी के अबाउट है. किसके अबाउट, सब कुछ बना है मैटर से. मैटर मतलब कौन, एटम. एटम मतलब कौन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन. हो गया. उसके बाद में जो कुछ भी इंटरेक्शन होगा उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस है कौन से होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स. ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है. थर्ड वन ये वाला कि कोई भी एक फॉर्म की एनर्जी है वो वर्क करेगी, जो वर्क किया वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर होगी, अगेन दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या करेगी, दूसरे टाइप का वर्क करेगी. एंड ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी. समझ में आ रहा है. दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स. हमारे फिजिक्स में बस इतना ही है. बोलिए, आज काही नसतं, डिपेंड करता है कि हम वर्क कौन सा कर रहे हैं. समझ में आ रहा है. जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने कनेक्ट किया फैन से तो वो कन्वर्ट करेगी मैकेनिकल एनर्जी में. लेकिन हम अगर कनेक्ट करेंगे ट्यूब से तो वो कन्वर्ट करेगी लाईट एनर्जी. हे सगळं आपल्यावर डिपेंड बेटा. आपण लय भारी, ठीक आहे ना, आपण काही पण करू शकतो. ठीक है, बस डिवाइस बनाना है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल मैंने बोला ना, वो एक्चुअल सेमीकंडक्टर होता है. सेमीकंडक्टर, तो ये सेमीकंडक्टर जब बनाए जा रहे थे तब इंटेल कारपोरेशन मालूम है आपको, इंटेल कारपोरेशन सुना है नाम, इंटेल. जितने भी लैपटॉप पीसी आते हैं उनका जो भी प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर मतलब ब्रेन उसका, ये बनाने वाली पूरी दुनिया में एक ही कंपनी है, इंटेल. समझ में आ रहा है ना. उसका ना माइक्रोसॉफ्ट बनाता है ना गूगल बनाता है, कोई बना ही नहीं सकता. स्टार्ट से कौन बनाता है, सिर्फ इंटेल बनाता है. तो इस इंटेल का जो सीईओ था, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मेन ऑफिसर एकदम, उसने 1979 में बोला था कि जितनी प्रोग्रेस हम इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में कर रहे हैं उतनी प्रोग्रेस अगर बाकी लोगों ने भी की होती. कैसे, देखो डे बाय डे, हर 1.5 ईयर के बाद में जो पहले नहीं था वो सारी नई चीजें, नई सेंसर, नए एप्लीकेशन आ रहे. मोबाईल बघा, दरवर्षी नवीन घेतला की नवीन फीचर्स असतात. मतलब इतनी भयानक रैपिड ग्रोथ हम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की फील्ड में, कि उसका कंपैरिजन नहीं. उसने बोला था कि अगर यही स्पीड से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वर्क करती तो जो रोल्स रॉयस है वो 1 सेकंड में नियर अबाउट मोर देन 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती. एंड उसकी प्राइस इतनी चीप होती कि उसको पार्क करने से फेंक देना अच्छा है, इस तरह की कंडीशन आती. रोल्स रॉयस मालूम है ना, क्या है रोल्स रॉयस, कार से रिलेटेड सबसे बड़ा ब्रांड है. मतलब अभी अभी वो बाकी लोगों को देने लगे, लेकिन 1960 1970 तक जो राजा नहीं है, जो किंग्स नहीं है, उनको वो देते ही नहीं थे. आपको एग्जाम्पल मालूम होगा, कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराज होते है ना, त्यांना पण एक रोल्स रॉयस पाहिजे होती. बट रोल्स रॉयस कंपनी त्यांना सांगितलं की तुमचं राज्य एवढं छोटं आहे की तुम्ही राजासारखे वाटत नाही, त्यामुळे आम्ही तुम्हाला देऊ शकत नाही. त्यांचा इगो हर्ट झाला. राजस्थानला गेले, तिथे एक राजा होता, त्याला सांगितले पैसे घे, तू नवीन रोल्स रॉयस घे, तुझी मला दे. त्याकडून सेकंड रोल्स रॉयस परचेस केली, कोल्हापूरमध्ये आणली आणि त्या रोल्स रॉयसचा यूज करून काय करायचे, ते कचरा, घंटागाडी फिरते का अशी रोल्स रॉयस फिरायची कचरा जमा करायला, आणि त्याचे फोटो वगैरे काढून मीडियामध्ये, इंटरनॅशनल मीडियामध्ये दिले. समजलं ना. मग रोल्स रॉयसचा कचरा झाला.
रोल्स रॉयसने रिक्वेस्ट केली, वो आमच्याकडून फुकट घ्या, किती पाहिजे तेवढ्या घ्या, पण असं काही करू नका. समझ में आ रहा ना. तो वो रोल्स रॉयस मतलब वो ब्रांड है. और ये क्या बोलता है कि अगर रोल्स रॉयस ने भी, ऑटोमोबाइल ने भी इस तरह से प्रोग्रेस की होती तो रोल्स रॉयस की प्राइस इतनी कम होती, उसको पार्क करने से फेंक देना ईजी हो जाता. समझ में आ रहा है ना. जैसे कंप्यूटर की बात करेंगे तो पहले हमारा क्लासरूम में इससे भी बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, इससे भी बड़े कंप्यूटर. समझ में आ रहा है ना. एंड कंप्यूटर सिर्फ कंट्री, देश है का पूरा, वो देश परचेस कर सकता था और वो मॅनेज कर सकता था. इतनी कॉस्ट हाय थी. भारतासारख्या देशाला तर ते विकत पण नव्हते. समझ में आ रहा है ना. मग आपण सेकंड घेऊन येतो तिकडून तिकडून. ठीक आहे. इस तरह की सिच्युएशन थी. आता एका घरामध्ये कमीत कमी 4 जर लोक असतील तर कमीत कमी 6 मोबाइल आहेत, बरोबर. मतलब जो कंप्यूटर पे ऑपरेशन होने वाले हैं वो उससे ज़्यादा ऑपरेशन मोबाइल परफॉर्म कर रहा है. एंड साइज देखो, इतनी बड़ी रूम का कंप्यूटर, एवढा सा मोबाइल. और वो कंप्यूटर क्या करता था, सिर्फ कैलकुलेशन करता था, 1 + 2 = 3. समझ में आ रहा ना. आज मोबाइल क्या करता है, क्या नहीं करता है, सब कुछ करता है. ठीक है. जो नहीं करायला पाहिजे ते पण करतो. तो इस तरह से क्या हो गया, उसके एप्लीकेशंस बढ़ गए, साइज स्मॉल हो गई. एंड कॉस्ट देखो, पहिले सिर्फ देश विकत घेत होते, म्हणजे आर्थिक बजेटमध्ये त्यांना इंट्रोड्यूस करावं लागायचं की पुढच्या वर्षी आपल्याला एखादा कम्प्युटर घ्यायचा आहे, मग यावर्षीपासून आपण टॅक्समध्ये काय केलं पाहिजे, 1% 2% वाढवला पाहिजे, अशी प्लॅनिंग करावं लागायची. आता काय होतं, 10 मिनिटापूर्वी वाटतं नवीन मोबाईल आला, घ्यावं काय का नु, मोबाईल दुकानात गेलो है ना, पैसे जरी नसेल तरी फाइनेंस EMI इकडं तिकडं, येताना एक ठरवला 2 मोबाइल घेऊन येतो. ठीक है. इस तरह की कंडीशन हो गई है. तो ये सब चीज़ें चल रही है एंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फिजिक्स से. समझ में आ रहा है ना. बाकी फील्ड में ये स्कोप है ही नहीं. जैसे मैंने मैथ्स का एग्जाम्पल बोला आपको, वहाँ पे आप थिंक ही नहीं कर सकते, बस फॉर्मूला है, ऐसे आ गया, इसमें वैल्यू पुट करनी, सॉल्व करनी है, बात खत्म. इकडं लिमिटच नहीं है. समझ में आ रहा है. सेम कंसेप्ट बायो में भी एप्लीकेबल है. बायो में भी क्या है, जो मालूम है वही पढ़ते हैं हम. ब्लड इज रेड, वहाँ पे वही पढ़ना है, ब्लड इज रेड. समझ में आ रहा है ना. नया कुछ नहीं है वहाँ पे, जो पहले से हमें मालूम है वही चीज़ें हम पढ़ते हैं. ठीक है ना. सेम कंसेप्ट केमिस्ट्री में भी एप्लीकेबल है. बट फिजिक्स का सीक्रेट ये है कि वर्ल्ड का, दुनिया का, नेचर का जो सीक्रेट है हम यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं एंड उसको फाइंड करते हैं. समझ में आ रहा है ना. तो इसके जो वे है, दरवाजे यहाँ से खुलते हैं. ये 3 पॉइंट्स है. फर्स्ट वन, एवरीथिंग जो नेचर में प्रेजेंट है वो मैटर से बना है. मैटर मतलब कौन है, एटम है. एटम मतलब सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रहेगा. मतलब जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास है वही हर एक बॉडी के पास रहेगा. क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास, चार्ज एंड मास है. तो चार्ज एंड मास हर एक बॉडी के पास है, इसलिए हर एक बॉडी जो है नेचर के साथ इंटरेक्ट हो सकती है. जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बोलता हूं, जो बर्ड्स होते हैं, आप न्यूज सुनते होंगे है ना, तो वो फ्लेमिंगो बर्ड्स यूरोप से लेके 6000 किलोमीटर फ्लाय करते, ट्रॅव्हल करते करते पैठण मध्ये येतात. इकडचे मासे खूप आवडतात त्यांना. ठीक है. मतलब नियर अबाउट 6000 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं. हर साल वहां से यहाँ पे आते हैं, अपनी जनरेशन बनाते हैं और यहाँ से फिर बच्चों को लेके वापस जाते हैं. समझ में आ रहा है ना. चुकत नहीं. कोरोनामध्ये पूर्ण जग थांबलं होतं, पक्षी थांबलेच नाही. हर साल आते हैं फिर वापस घर जाते हैं, हर साल आते हैं वापस घर जाते. तो इनको एड्रेस, GPS मॅप कहाँ से मिल गया इनको. आपल्याकडे GPS असून पण घोळ होतो. बिल्डिंग तर हीच दाखवते, पण या बिल्डिंग मध्ये कुठल्या फ्लोअरला आहे, बरोबर है कि नहीं. उनके पास तो कोई GPS नहीं है, फिर भी कैसे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि जो वो फ्लाई करते हैं के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है, मालूम है क्या, मैग्नेटिक फील्ड है, मालूम है सबको. कैसे चेक करेंगे, डायरेक्शन कळता सगळ्यांना. पार्थ, वेर इज ईस्ट, इकडं. हिमांशु, वेर इज ईस्ट, हां पूर्व दिशा कुठं आहे, सूर्य तिकडून उगवतो. अरे इथं बसून सांग, अभि सांग कुठं आहे पूर्व, इकडं. स्वामी इकडं, ऋतिक इकडं, श्रुती. ते म्हटले म्हणून नाही, तुला काय वाटतं, इकडं कन्फ्यूज होतं. गायत्री इधर ईस्ट है बेटा, नाम बोल गया मैं आपका. श्रावणी ईस्ट कहाँ पे है, इधर ईस्ट है. म्हणजे असा गोळ होतो तुमचा. येड्या कपाळ्यांनो, ईस्ट इधर है. समझ में आ रहा है ना. सन इधर है ना, विंडो के बाहर, तो जहां से सन आ गया वो ईस्ट है. इधर कौन है, वेस्ट है. साउथ किधर है फिर, इकडं कशी असेल, इकडं. इधर साउथ एंड इधर कौन है, नॉर्थ है. समझ में आ रहा है. ऐसे कंफ्यूज हो गया तो हमारे पास ऑप्शन क्या है. आता लय हुशार झालो आपण. पहिले आपल्याला कंपास घेऊन फिरावं लागत होतं. अब मोबाइल में सब कुछ है. तो यहाँ पे अगर हम कंपास ओपन करेंगे तो हमें डायरेक्शन शो करेगा. ठीक है. अब ये कंपास है, इसको अगर रखेंगे कहीं पे भी तो हमें डायरेक्शन समझ में आती है. नॉर्थ कहाँ पे है,
एग्जैक्ट नॉर्थ यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इसने कैसे, इसको कैसे मालूम हो गया? आपण एवढं हुशार असून आपल्याला कन्फ्यूज झालं। पार्थ कंपास नीडल जो होती है इस तरह की, तो उसको अगर फ्रीली सस्पेंड करेंगे, पिवोट करेंगे, नीचे सपोर्ट देंगे, कहीं पे भी डिप्लीट करेंगे, ये आके एक ही लाइन में रुकने वाली, दैट इज नॉर्थ साउथ। समझ में आ रहा है? तो ये नॉर्थ साउथ में आके क्यों रुकती है? क्योंकि इसका जो नॉर्थ पोल है इसको अट्रैक्ट करने के लिए इधर का अर्थ का साउथ पोल है जो अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है जो बर्ड्स को, समझ में आ रहा है ना, फ्लाई करने के लिए गाइड करती है। जैसे बैट मालूम है आपको? बैट क्या है? बैट करुणा लेके आया बैट, वटवागुड़, समझ में आ रहा है ना? उसको दिखता नहीं, आंखें नहीं होती है, मालूम है क्या? नाही नाही, रात्री दिसत नाही, कधीच तर रात्री बायोलॉजिकल असेल मला माहित नाही, बट जनरली उसको दिखता नहीं। फिर भी अगर उसको देखेंगे, फक्त रात्री तो फ्लाई करतो, दिवसा फ्लाई करत नाही। तो वो इतनी जोर से आता है वॉल के ऊपर, लेकिन कोलाइड होने से पहले उसको सिग्नल मिलता है रुकना है यहाँ पे, और वो बरोबर वॉल्स के पहले रुक जाता है। कैसे? साउंड सेंड करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, बट तो साउंड आपल्याला ऐकायला येतो का? नाही ऐकायला येत। बऱ्याच वेळा असं होतं बघा, काही अनोळखी लोक रात्रीचे चोर वगैरे येणार असेल तर कुत्र्यांना अगोदर कळतं आणि ते भुंकायला लागतात, बरोबर आहे की नाही? आपण बाहेर असलो तरी आपल्याला कळत नाही, त्यांना कळतं। कसं? क्योंकि अपने जो डोळे आहेत, आपले जे कान है, इसके कुछ लिमिटेशंस है। हम जो लाइट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी वेवलेंथ रेंज फिक्स है 3500 टू 7500 एंगस्ट्रॉम। इसके बाहर की लाइट को हम देख ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है ना? एक्चुअल हम जब फोन लगाते हैं या फिर अभी जो ट्रांसमिशन चल रहा है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, इंटरनेट थ्रू सब ट्रांसमिट हो रहा है डेटा, ये भी लाइट ही लेके जा रहा है। दिसतं का आपल्याला? फोन लावला, चालला फोन, ऐसे होता है क्या? नहीं, क्योंकि ये जो है इसकी जो वेवलेंथ है ये इस रेंज में नहीं आती, इसको विजिबल स्पेक्ट्रम बोला जाता है। हमारे आईज सिर्फ इसको ही देख पाते हैं। समझ में आ रहा है ना? भयानक कन्फ्युजन आहे, सगळे हळूहळू हळूहळू डे बाय डे तुमच्या लक्षात येणार आहे। आपल्याला वाटतं, पहिल्या दिवशी मी सांगितलं होतं ना, हमें लगता है कि हम आंखों से देखते हैं, हम आंखों से देखते ही नहीं, हम देखते हैं ब्रेन से। समझ में आ रहा है ना? हमें लगता है कि हम ईयर से, कानों से सुन रहे हैं, हम कानों से सुनते ही नहीं, हम सुनते हैं ब्रेन से। बस साउंड वेव कलेक्ट करने के लिए देखो, डोळे वेगळे बनलेत आणि कान वेगळे बनलेत। कानासारखे डोळे आहेत का? कान कैसे देखा है कभी? कभी जाके शेप देखो, ऐसे ये दिख रहा है ना इधर का पैटर्न, ये पैटर्न किसके लिए बनाया है मालूम है? एंड ये बॉडी के अंदर क्यों नहीं, कान बाहर क्यों आ गए? क्योंकि जो आने वाला साउंड वेव है उसको कैच करना है। कैच करने के बाद यहाँ पे एग्जाम्पल करा, कान खराब होने फक्त याची केयर घ्या, कहीं पे भी अगर वाटर ड्रॉपलेट अगर डालेंगे ना तो घूम फिर के अंदर ही जाने वाला है। मतलब कोई भी साउंड वेव कहीं पे भी इंसिडेंट होगा उसको रिफ्लेक्ट होके गाइड किया जाता है प्रॉपर सिर्फ ईयर के अंदर जाने के। समझ में आ रहा है ना? फिर वो अंदर जाके फिर बाकी कैसी होती है हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। समझ में आ रहा है? तो हमारे आईज जो है बस इतनी ही लाइट देख पाते हैं, 3500 टू 7500 एंगस्ट्रॉम। उस तरह से ये बैट जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो साउंड हम सुन ही नहीं सकते, बिकॉज साउंड सुनते हम कौन सा? वेरी गुड, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इससे कम या फिर इससे ज्यादा होगा हमारे कुछ काम का नहीं, आपल्याला त्रास पण होत नाही, काहीच होत नाही। समझ में आ रहा है ना? इन्फ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड बैट क्या करते? प्रोड्यूस करते, ते फक्त त्यांनाच कळतं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह की इस पूरे नेचर की जो भी इंटरेक्शन, कोई भी एग्जाम्पल लेंगे उसके आंसर्स हमारे पास है, और वो इधर उधर से घूम फिर के ये 3 पॉइंट से कनेक्ट होने वाले। 3 पॉइंट, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। एटम मतलब कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लास्ट वन वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड अभी जो देखा था वर्क एनर्जी का इंटर कन्वर्जन। समझ में आ रहा है? पूरी कोई भी प्रोसेस लेंगे नेचर की, इसी के ऊपर वर्क करती है। त्यामुळे आपण प्रत्येक टॉपिक मध्ये थोडं थोडं तुम्हाला फीड करणार आहे याच कन्सेप्ट एंड या कन्सेप्ट रिलेटेड एप्लीकेशंस। बट हर एक एप्लीकेशन को हमें मेजर करके भी, काउंट करके भी रखना है, एंड इसके लिए हमें हेल्प कौन करेगा? मैथ करेगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैथ्स कामाचा नाही आहे, मैथ्स खूप कामाचं आहे, कळालं ना? मैथ्स में दिमाग नहीं लगाना है, डोकं नाही लावायचं आपल्याला, बट जे दिलं आहे ते आपल्याला प्रॉपर फॉलो करायचं, ठीक है? जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फॉर्मूले है ना, जैसे 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, ऐसे क्यों मालूम नहीं, कोणतर सांगितलं 2 फैक्टोरियल असं लिहिलं, याला 2 इंटू 1 म्हणा, इक्वल्स टू क्या कितना आएगा? 2 आएगा। 7 फैक्टोरियल बोला, 7 इंटू 6 इंटू करते जाओ, कहाँ तक? 1 तक करते जाओ। उसने अच्छा हुआ ऐसे नहीं बोला कि 0 भी ले लो, फिर क्या होता? एवरीथिंग विल बिकम 0, ठीक है?
तो इस तरह की सारी नेचर की प्रोसेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम कहाँ तक आ गए थे? हाँ, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तक हो गया। ये वेवलेंथ होती है, इतनी वेवलेंथ की अगर लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम उसको ही देख पाते। दिसत असेल ना, वेगळंच असतं, शोधावं लागेल आपल्याला ते कोणतं विजन आहे. जसे फॉर एक्झाम्पल प्रोझोनमध्ये गेले कधी फिरायला, जा एखाद दिवशी, ठीक आहे ना. गेल्यानंतर काय वहाँ पे ऑटोमॅटिक डोअर्स आहे, सिक्युरिटी फक्त चेक करतो. पहिले कोविडची सर्टिफिकेट करत होता, आता ते बसतो हातात घेऊन काहीतरी फिरवतो, आपल्याला माहित नहीं, ठीक है. एंड डोर के सामने खड़े होंगे तो क्या होता है, डोर ऑटोमेटिक ओपन होता है. इकडे तिकडे वाकून बघायचं नहीं, तो कोणीच ओपन करत नहीं. फिर डोर ओपन कैसे हो गया, हम चले गए तो फिर क्या होता है, क्लोज होता है. वेरी गुड, सेंसर. तो ये सेंसर जो होते हैं ना, ये सेंस कैसे करते, वर्क कैसे करते, वही हमारा फिजिक्स है. आपण सांगून टाकतो नहीं नहीं ते सेंसर है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, टच पैड सेंसर है, बट ये सेंस कैसे करता है, हाउ इट इज पॉसिबल. हम स्क्रीन को टच करते टाइम ऑपरेट करते हैं, समझ में आ रहा है ना. एक ही स्क्रीन है, एक जगह पे टच करेंगे, जहाँ पे लॉक खुला था वहीं पे माई फाइल्स ओपन होती है, वहीं पे दूसरा एप्लीकेशन होता है. ये कैसे पॉसिबल है. ये सारी बातें डिटेल में नहीं, लेकिन उसका जो वर्किंग मैकेनिज्म हम फिजिक्स में पढ़ने वाले. समझ में आ रहा है ना. वहाँ पे रेजिस्टर एंड कैपेसिटर होते हैं. जैसे हमारे बॉडी का पार्ट फिंगर स्क्रीन को टच करता है ना, तो जो कैपेसिटर है उसमें स्टोर होने वाला चार्ज जो है वो चेंज होता है. फिर चार्ज किस कैपेसिटर का चेंज हुआ है, फिर उस कैपेसिटर की एक्शन एग्जीक्यूट होती है. फिर उसकी एक्शन किस फंक्शन के साथ हमने रिलेट किए, वही एप्लीकेशन ओपन होता है. एंड फिर वही वर्किंग में, मतलब वहाँ पे वर्क उसका शुरू होता है. जो प्रोजन का मैंने बोला डोर, वहाँ पे एक्चुअल में ऊपर एक सेंसर का पैनल होता है, नीचे एक पैनल होता है, पट्टे दिसतात दोन. ऊपर से कंटिन्यूसली लाइट इमिट होती है जो नीचे आके गिरती है. समझ में आ रहा है. बट वो लाइट हमें दिखती ही नहीं, बघायची पण नाही, ट्राय पण नाही करायची, दिसणार नाही आपल्याला. धूम 2 मूवी आहे, बघितली आहे धूम 2. उसमें वो ऋतिक रोशन तलवार काहीतरी चोरायला जातो, उसको नीचे समझ में आता कुछ तो रेडिएशंस रहने वाले, फिर वो गैस स्प्रे करता है कुछ तो, फिर उसको रेड रेड दिखाई देते हैं, ऐसे कुछ तो दिखाया ना उन्होंने, ठीक है. तो वो 3500 to 7500 इसमें नहीं आता है. नाइट विजन कैमराज सुना है, नाइट विजन कैमराज, वो उरी ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया था, है ना. तो उसका जो एक्चुअल वीडियो फुटेजेस है वो यूट्यूब पे गवर्नमेंट ने पब्लिश किए थे. तो वहाँ पे जो शूट है वो पूरा रात में. आता तिकडे काश्मीर वगैरे लाईटचा प्रश्नच नाही आहे, भयानक जंगल वगैरे, ठीक आहे. तरी पण रात्रीचं त्यांनी शूट केलंय. तो वो कैसे शूट हो गया, थर्मल रेडिएशन से एक कंसेप्ट होती है. ईच एंड एवरी बॉडी नेचर में जो भी है वो कंटिन्यूसली एट ऑल टेम्परेचर थर्मल रेडिएशंस इमिट करती है. समझ में आ रहा है ना. म्हणजे पूर्ण अंधार है, पण आपण जर चालायला लागलो तो हमारी बॉडी जो थर्मल रेडिएशंस इमिट कर रही है उसको अगर हमने डिटेक्ट किया तो हमारी मूवमेंट भी हम वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते. नाही दिसत. काय एसी बंद करायची नाही रे, एवढे पैसे कशाला दिले आपण मग. जेवण करून गेलं लगेच. ठीक आहे. हे पण तुम्हाला एक्सपिरियन्स असेल, हिवाळ्यामध्ये भूक जास्त लागते, समर में चालून जातं. होता है कि डिफरेंस ऑब्जर्व किया है का कभी ऋतिक, का काय फरक पड़त नहीं, येऊ द्या. ऐसे क्यों होता है, क्योंकि विंटर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है ना हमारे बॉडी में, तो उसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो देनी पड़ेगी उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है. समर में क्या होता है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसा नहीं कि ऊपर चढ़ाता अपन, बट कम लगता है. ठीक है. तो चलो पॉइंट के ऊपर आते हैं. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिया, कितना है 9.1 इंटू 10⁻31. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम. अब कौन बचा है, न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन का मास कितना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन का मास सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg. एंड न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है, उसके ऊपर चार्ज नहीं है, वो क्या है, न्यूट्रल है. समझ में आ रहा है. तो ये 3 पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर पूरा एटम का स्ट्रक्चर एंड नेचर का इंटरेक्शन डिपेंड करता है. अभी जो कल का क्वेश्चन था, क्या था कल का क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है ही नहीं, फिर वो इमिट कैसे करेंगे. सबसे पहले इससे रिलेटेड कितने लोगों ने सर्च किया, वेरी गुड, तुमच्या लक्षातच नव्हतं है की नाही, असा काही प्रश्न आहे म्हणून. कितने लोगों ने इंटरनेट छोड़ के अदर प्लेसेस पे सर्च किया, कुठं बघितलं ऋतिक, सरांना विचारलं का, माझं नाव नाही सांगितलं ना, असं नाही राहत म्हणे का, इलेक्ट्रॉन इमिटच नाही करत म्हणे का,
कुठले सर म्हटले? महाजन सर म्हटले. शक्यच नाही. वेरी गुड. हे कुठं बघितलं तू? नेटवर सर्च केलं. ठीक है, तो उसके ऊपर और थोड़ा वर्क करो. समझ में आ रहा है ना? आज टाइम नहीं है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. मग तू सरांना काय विचारलं? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमने कल रेडियो एक्टिविटी देखी, उसमें अल्फा, बीटा, गामा ऐसे 3 पार्टिकल इमिट होते हैं. बीटा पार्टिकल मतलब कौन है? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस इमिट कर रहा है. पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस इमिट कर रहा है. बट न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फिर वो इमिट कहाँ से करेगा? अरे बेटा, बीटा पार्टिकल कुठून आला? न्यूक्लियस मध्ये कोण आहे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फक्त. तेच मला पाहिजे. हे जे एनर्जी वगैरह जे वाटतंय ना, तेच एक्झॅक्ट वर्डिंग मध्ये पाहिजे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है. कल के लेक्चर में, कल संडे है, पूरा दिन हॉलीडे है. मंडे की लेक्चर एक तो आपका क्वेश्चन का आंसर है, उसका डिटेल में देखेंगे. देन E = mc स्क्वायर के अकॉर्डिंग ब्लैक होल की कंसेप्ट क्या है, वो भी पॉइंट ऑफ सिलेबस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड जिनके फॉर्मूलेज कोई कंफ्यूजिंग है, प्रिपरेशन बाकी है, 31 की लिस्ट है, वो भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करके आओ. ठीक है, श्रावणी छोड़ के बाकी सबके फॉर्मूले प्रिपेयर चाहिए. क्लियर? मंडे टेस्ट आए ना बेटा, मग टेस्ट एवरी मंडे. टेस्ट में से आपको छुट्टी नहीं है.